हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ हमारे कुछ पोस्चरल प्रॉब्लम्स के बारे में जो हमारे उठने बैठने सोने या फिर वर्क करने के कंडीशन पे निर्भर करता है। यदि हम अपने पोस्चर को ठीक रखें, यदि हम अपने बैलेंस डाइट को बना के रखें, यदि हम अपने स्पाइन को सीधा करके रखें तो ये इस बीमारी से हम बच सकते हैं। ऐसे तो जब ये हो जाता है उसके बाद हम लोग उसके बारे में अवेयर होते हैं, लेकिन यदि हम उससे पहले से इसके बारे में अवेयरनेस रखें तो ये बीमारी हमें होगी ही नहीं। और उस बीमारी का नाम है स्पाइनल कर्वेचर। स्पाइनल कर्वेचर जनरली हमारे स्पाइन में किसी भी तरह के चेंजेस के कारण होता है, चाहे वह उसके किसी भी पार्ट में, अपर मिडिल लोअर किसी भी पार्ट में यदि कोई चेंज हो जाता है जिसके कारण कि हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है वो सीधे नहीं रह पाते, उसमें एक आर्क या कर्वेचर बन जाता है, तो उसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जिसमें जिसका जो पोजीशन होता है उसके अनुसार उसका नाम होता है, उसके डायरेक्शन के अनुसार उसका नाम होता है। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पाइनल कर्वेचर है वह है काइफोसिस है, लॉर्डोसिस है, या जो स्कोलियोसिस है वो है। तो यह जो डिज़ीज़ है वो बहुत कॉमन नहीं है, बट इसका जो इफ़ेक्ट है यदि किसी को वो हो गया तो परमानेंट ही वो पोस्चरल डिफ़ॉर्मिटीज़ रह जाती है, फिर उसे कोशिश करके भी हम दूर नहीं कर सकते। इसलिए हमें उसके लिए पहले से अवेयर रहना होगा, और ये किसी भी एज के लोगों को हो सकता है। मोस्टली ये बच्चों में शुरू हो जाता है और बड़े होते होते तक तो यह जो फॉर्म है वो बिल्कुल मैच्योर हो जाता है, और उसके बाद तो किसी परिवर्तन की हम आशा भी नहीं रखते। तो जब उसका इनिशियल स्टेज हो तभी हमें अपने जो चेंजेस हैं या हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं उसमें यदि किसी तरह की कोई चेंजिंग हो तो हमें आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, और उस समय यदि हम उसको आइडेंटिफाई करके कुछ प्रिकॉशन लेते हैं, कुछ ट्रीटमेंट कराते हैं तो बच्चे ठीक हो जाते हैं। या फिर जो बड़े हैं उसमें यदि वो पोस्चरल प्रॉब्लम है तो कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है। यदि उस समय उसको इग्नोर कर दिया जाए तो फिर ठीक हो पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आज हम उसी पोस्चरल डिफ़ॉर्मिटीज़ की बात करते हैं। तो जो पहला टाइप है स्पाइनल कर्वेचर का, जिसको हम लोग काइफोसिस कहते हैं। काइफोसिस जो है इसका दूसरा नाम हंचबैक भी है। इसमें कंडीशन क्या होता है कि हमारा जो अपर स्पाइन है उसमें कर्वेचर हो जाता है, अपर बैक पोर्शन में, जिसके कारण एक नॉर्मल आउटवर्ड बेंडिंग हो जाती है, और मेडिकली इसको काइफोसिस या काइफोटिक कर्व कहते हैं। और इससे क्या होता है कि जो स्पाइन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेंट हो जाता है। अब काइफोसिस के कारण क्या है? काइफोसिस एक पोस्चरल डिफ़ॉर्मिटीज़ है और ये बेड पोस्चर के कारण ही होता है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे इसका कारण मालन्यूट्रिशन हो सकता है, इसका कारण रिकेट्स जो बच्चों में होने वाला डिज़ीज़ है जो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। उसके साथ साथ जो मस्कुलर वीकनेस है, या फिर हम लोग जो एक्सरसाइज को अवॉइड करते हैं वो भी इसका एक कारण हो सकता है। या फिर इसके दूसरे कारण होते हैं कि हमें प्योर एयर यदि नहीं मिल पाता है ब्रीदिंग में तो भी यह डिज़ीज़ होने की संभावना होती है। मोस्टली यह डिज़ीज़ जो है वो हम लोग एडोलेसेंस के एज में आइडेंटिफाई करते हैं। 12 से 18 साल के एज तक इस डिज़ीज़ को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यदि अर्ली स्टेज में ये हो गया तो इसकी रिमेडी पॉसिबल है। अब इसकी रिमेडी हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आप ठीक फर्नीचर पे बैठें, ठीक
तरीके से बैठें। मान लीजिए फर्नीचर बिल्कुल ठीक है और आपके बैठने का तरीका गलत है, तभी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जनरली यह प्रॉब्लम उन लोगों को या उन बच्चों को ज़्यादा होने का संभावना रहता है जो अकेले रहते हैं या जिनका केयर बहुत नहीं हो पाता है। उसके साथ ही साथ आपको अपने रूटीन में योग को भी शामिल करना होगा, एक्सरसाइज को भी शामिल करना होगा। उसके साथ साथ हमें कुछ आसन्स जो हैं, जो इसके लिए प्रिस्क्राइब्ड आसन्स होते हैं, जैसे धनुरासन है या अन्य यौगिक आसन है, उसको आपको करना पड़ सकता है। फिर हमें अपने चेस्ट को एकदम स्ट्रेट करके खड़ा रहना सीखना होगा। हमें यदि लेटना हो तो हमें फ्रंट डायरेक्शन में ही लेटना चाहिए, जिससे कि हमारा बैक सीधा हो सके। फिर इसके साथ ही साथ हमको अच्छे रिजल्ट के लिए किसी अच्छे थेरेपिस्ट की भी मदद लेनी चाहिए और अपने डाइट को बिल्कुल बैलेंस रखना चाहिए, किसी भी लेवल पे, चाहे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो या फिर वो विटामिन्स की बात हो। किसी चीज़ की डिफिशिएंसी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम इसको यहाँ इग्नोर करते हैं तो प्रॉब्लम हमारे फिजिक में दिख जाती है। जो नेक्स्ट कर्वेचर हमारे स्पाइन में होता है उसको हम लोग लॉर्डोसिस कहते हैं। लॉर्डोसिस इनवार्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन है, जिसके कारण कि जो फॉरवर्ड कर्वेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो लंबर रीजन में होता है और इससे हमें खड़े होने में और चलने में प्रॉब्लम होती है। जनरली हमारा बॉडी जो होता है वो स्टिफ हो जाता है और यदि इस तरह का कोई पोस्चरल प्रॉब्लम हमारे बॉडी में आ जाती है तो हम इन्फेरिटी भी फील करते हैं। तो अर्ली स्टेज में ही इस डिजीज़ को यदि हम रिकवर करने की कोशिश करें तो ये हो सकता है। जनरली कॉजेज़ जो होती हैं इसका भी कॉज बिल्कुल उसी तरह से है। यदि आपका डाइट इम्प्रॉपर है, यदि आपका इन्वायरमेंट इम्प्रॉपर है, यदि आपका डेवलपमेंट इम्प्रॉपर है, या फिर हो सकता है कि आप में ओबेसिटी हो सकता है कि आपका वर्टिब्रल कॉलम किसी डिजीज़ से इफ़ेक्टेड हो, या ये हो सकता है कि आपके स्पाइनल मसल्स जो हो उसमें कोई प्रॉब्लम हो, या फिर नेक्स्ट कारण यदि अर्ली एज में कोई इंजरी हुई होती है हमारे स्पाइन में तो भी इसका इफ़ेक्ट देखने को मिल जाता है। और इसको हम जनरली अपने प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, योगास और किसी अच्छे थेरेपिस्ट की मदद से हम इस चीज़ से बच सकते हैं। तो हमें प्रिकॉशन में बैलेंस डाइट लेना चाहिए, अपने वेट को कंट्रोल रखना चाहिए, फिर हमें हमेशा स्ट्रेट खड़े होना चाहिए, अपने वेट को हमेशा बैलेंस करके रखना चाहिए। फिर जो एक्सेसिव इंटेक ऑफ फूड है, बहुत अधिक मात्रा में भोजन करना, हमें उसको भी अवॉइड करना चाहिए। यदि हम सोचते हैं कि हमको बहुत ज़्यादा खाने से हमको बहुत अच्छी एनर्जी मिल जाती है तो ऐसा नहीं होता है। इससे हमारे बॉडी में सफिशिएंट एनर्जी तो नहीं आती है, लेकिन उसका जो बर्डन होता है वो हमारे बॉडी को ज़रूर झेलना पड़ता है। अब जो लास्ट वन है वो है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस एक ऐसी फिज़िकल डिफ़ॉर्मिटीज़ है जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर्वेचर की बात नहीं है। ये जो कर्वेचर है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ये सी शेप का हो सकता है, एस शेप का हो सकता है, जिगजैग हो सकता है, ट्विस्टेड हो सकता है। और यदि इस तरह का कर्वेचर हमारे बॉडी में बन गया तो वैसे बच्चे को चलने, उठने, बैठने, इवन सोने तक में कठिनाई होती है, क्योंकि जिसका कर्वेचर किसी एक डायरेक्शन में हो तो चलिए हम उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में सोने की सलाह दे सकते हैं, लेकिन जिसमें जिगजैग कर्वेचर होता है उस स्थिति में बच्चे को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पता ही नहीं चल पाता कि वो किस डायरेक्शन में कंफर्टेबल है। इसके साथ ही साथ जो उसका बॉडी है वो ट्विस्ट हो जाता है, बेंड हो जाता है, और इट इज़ वेरी हार्ड नट टू क्रैक। जब आप उसको डील करते हैं तो आपको बहुत डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ता है। इस जब साइडवे कर्वेचर होता है वैसे में तो बच्चे को उठने बैठने में भी कठिनाई होती है, और इसके कारण जो अन्य
फंक्शंस होते हैं बॉडी के, जो फिजिकल फंक्शंस होते हैं वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं और बच्चा किसी भी सामान्य वर्क को आसानी से नहीं कर सकता। अब इस स्कोलियोसिस के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? तो मेन जो इस डिजीज़ के कॉजेज़ हैं वह है जो हम लोग का लेग है वो अंडर डेवलप्ड कंडीशन में हो, इन्फेंटाइल पैरालिसिस हो गया हो, रिकेट्स हो, या फिर उसके जॉइंट जो होते हैं बोन के, उसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो इस तरह के प्रॉब्लम को लोग फेस करता है। और ये एबनॉर्मलिटी वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रल मसल्स में, या वर्टिब्री में, या फिर नर्व्स में, किसी के कारण भी हो सकता है। यदि ये प्रॉब्लम हो गया तो आपको प्रिकॉशन के तौर पे अपने डाइट को बैलेंस करके लेना है, फिर इसको अपने बॉडी को साइड वे बेंडिंग से बचाना है। आप अपने शरीर को साइड वे कर्व ना करें। इसके साथ ही साथ कि लॉन्ग टाइम जो हम लोग कहीं ट्रैवल करते हैं तो किसी भी वेट को कैरी करने से बचें, या किसी एक डायरेक्शन में कैरी ना करें। आप जिस डायरेक्शन में कैरी करेंगे हैवी वेट होगा, बॉडी का पूरा जो ये है झुकाव उसी ओर हो जाएगा। और इसके रेमेडीज़ के लिए आपको अपने बॉडी को हॉरिजॉन्टल रखने की कोशिश करनी होगी। फिर उसके साथ ही साथ आपको अपने लेफ़्ट और राइट साइड को इस तरह से मैनेज करना होगा ताकि जो बॉडी का मूवमेंट है वो कंट्रोल रहे। फिर आपको ब्रेस्ट स्ट्रोक से स्विमिंग की टेक्निक सीखनी होगी, जिससे क्या होता है कि पूरे बॉडी का मूवमेंट उसमें होता है और धीरे धीरे वो आपके पूरे बॉडी के फिजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेता है। अब हम यही आपसे कहेंगे कि किसी भी तरह का डिफ़ॉर्मिटीज़ हो, किसी भी तरह का कर्वेचर बने, लेकिन जो ही आपको इसका सिम्पटम दिखे, यू मस्ट बी कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर, बिकॉज़ ये इस हमारे बोन डेंसिटी के कम होने के कारण भी हो सकता है, हमारे बोन में किसी एबनॉर्मलिटी के कारण भी हो सकता है, हमारे ऑस्टियोपोरोसिस के कारण भी हो सकता है, विटामिन डी की कमी के कारण भी हो सकता है, या फिर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हो सकता है। तो वो सब कुछ हम नहीं जानते, तो हम जब किसी एक्सपर्ट से मिलते हैं या कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन हमारे सामने आता है तो हम उससे कंसल्ट करते हैं, तो वो मुझे आइडिया बता सकता है या आपको आइडिया बता सकता है कि आगे आपको क्या करना चाहिए। तो जब भी ये प्रॉब्लम किसी को आइडेंटिफाई हो, यू मस्ट बी कंसल्ट योर डॉक्टर एंड टेक ए बेटर एडवाइस एंड लिव ए हैप्पी लाइफ। थैंक यू।